आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। आरटीसी की हड़ताल जारी, मुलाजिमीन ने निकाली बाइक रैली, एहतजाज में पैदा होगी मजीद शिद्दत। पिछले 40 सालों में दहशतगर्दी का शिकार होने वालों में 90% मुसलमान, फ्रांस की तहकीकी मुताले में हुआ खुलासा। बाबरी मस्जिद राम मंदिर मिल्कियत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जमीयतुल उलमा दाखिल कर सकती है रिव्यू पिटीशन। मुल्क की टेलीकॉम कंपनियों को 74,000 करोड़ का खसारा, बंद हो सकते हैं फ्री आउटगोइंग कॉल्स। और बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन मयंक अग्रवाल ने दिखाया कमाल। मयंक की डबल सेंचुरी से टीम इंडिया ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। नाज़रीन, सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आरटीसी के हड़ताली मुलाजिमीन ने आज रियासत भर में जेएसी की अपील पर बाइक रैली निकालते हुए अपना एहतजाज दर्ज किया। इस दौरान करीमनगर में चीफ मिनिस्टर की क़यामगाह और खम्मम में वजीर ट्रांसपोर्ट की क़यामगाह के रूबरू एहतजाज करते हुए सैकड़ों मुलाजिमीन गिरफ्तार हुए। जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज रियासत भर के तमाम डिपोज पर एहतजाज के साथ बाइक रैली निकालने का ऐलान किया था। करीमनगर के मज़ाफ़ात में वाक़ तीगला गुट्टा पल्ली मौजू में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यामगाह के सामने मुलाजिमीन ने एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि खम्मम में बाइक रैली के दौरान कशीदगी देखी गई, जहां पुलिस ने रैली के लिए बस डिपो के पास जमा होने वाले हड़ताली मुलाजिमीन को मुंतशिर करने की कोशिश की। इस मौके पर पुलिस और मुलाजिमीन के दरमियान धक्कम पेल का वाक़या पेश आया। बाद अज़ां एहतजाजी मुलाजिमीन वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय के कैंप ऑफिस के सामने रैली निकालते हुए एहतजाज किया। चंद एहतजाजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट की कैंप ऑफिस में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, ताहम पुलिस ने उन्हें नाकाम बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ वरंगल अर्बन ज़िले के हनमकुंडा टाउन में आरटीसी मुलाजिमीन ने काफ़ी एहतजाज किया। बस डिपो के सामने बसों की वन वरंगल आमद रफ्त को रोकने की कोशिश की। निर्मल ज़िले के भैंसा और दीगर मकामात पर भी इस तरह की बाइक रैली और एहतजाजी प्रोग्राम देखा गया। जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह फौरी तौर पर बातचीत की दावत देते हुए मसले की यकसुई करें। फ्रांस में किए जाने वाले एक तहकीकी मुताले में इस अमर की तस्दीक की गई है कि 1979 में सोवियत यूनियन की जानिब से अफ़गानिस्तान पर हमले के बाद से अगस्त 2019 तक दुनिया भर में शिद्दत पसंदों की दहशतगर्द कार्रवाइयों का शिकार होने वाले अफराद में 90% मुसलमान हैं। तहकीकी मुताले पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट पॉलिटिकल क्रिएटिविटी फाउंडेशन की जानिब से तैयार की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा मुद्दत के दौरान शिद्दत पसंद तंजीमों ने दहशतगर्दी की 33,769 33,769 कार्रवाइयाँ की। इन कार्रवाइयों में 1,67,609 1,67,096 अफराद हलाक और 1,51,431 ज़ख्मी हुए। पेरिस हमलों के 6 बरस पूरे होने पर रवां हफ्ते के आगाज़ में शाये होने वाली रिपोर्ट में बताया गया कि 89.1% दहशतगर्द कार्रवाइयाँ मुस्लिम ममालिक में हुई और इसका शिकार होने वाले मजमूई अफराद में से 91.2% मुसलमान हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दाइश तंजीम की जानिब से यूरोप को खून में नहला देने वाली कार्रवाइयों में 54% फ्रांस में अंजाम दी गई हैं। बाबरी मस्जिद राम मंदिर मिल्कियत मामले में अदालत उज़्मा के फैसले के बाद जमीयतुल उलमा हिंद ने नज़र सानी की अर्जी दाखिल करने का इरादा किया है। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर दफ्तर में मजलिस आमिला की मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाए गए फैसले पर नज़र सानी की अर्जी दाखिल करने का इरादा किया गया है। मीटिंग में जमीयतुल उलमा मजलिस आमिला के 8 अरकान ने शिरकत की। मीटिंग में जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी, जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल अलीम फ़ारूकी, रुकन आमिला मौलाना सैयद असजद मदनी, मौलाना हबीबुर रहमान आज़मी, मौलाना अब्दुल हादी प्रतापगढ़ी, गुलजार आज़मी एडवोकेट, ऑन रिकॉर्ड एजाज़ मकबूल और मौलाना फजलुर रहमान शामिल थे। ये मीटिंग काफ़ी तवील रही और दिन भर जारी रही। मीटिंग में शरीक ज़्यादातर अरकान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़र सानी की अर्ज़ी के हक़ में थे, ताहम नज़र सानी की अर्ज़ी के असरात पर भी गौर व फिक्र किया गया, लेकिन सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि अदालत का फ़ैसला इंसाफ के मुनाफी है, इसलिए नज़र सानी की अर्ज़ी दाखिल करने की कोशिश की जाए। मजलिस आमिला के एक रुकन ने बताया कि हमें अल्लाह के यहाँ जवाब भी देना है, इसलिए हम नज़र सानी की कोशिश के हक़ में हैं। वाज़ेह है कि अदालत उज़्मा ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर पर जो फैसला दिया है, इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने पर मुस्लिम जमातों में इख्तलाफ राय है।
ज़्यादातर तंजीमें इस मामले को रफा दफा करना चाहती हैं। फैसले के बाद जमीयतुल उलमा ने भी कुछ ऐसा ही इशारा दिया था, लेकिन अब जबकि अदालत के फैसले के खिलाफ आरा सामने आ रही है, इसके मद्देनज़र जमीयत ने नजरसानी की अर्जी की हिमायत की है। इस पर एक मीटिंग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी होनी है, जो लखनऊ में आइंदा 17 नवंबर को मुनक्किद होगी। आज नमाज जुमा के पेश नज़र तारीखी मक्का मस्जिद की अतराफ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे, क्योंकि अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि अराजी तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये पहला जुमा था। इसीलिए हैदराबाद पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाया। बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक जड़ते ही मयंक अग्रवाल ने कमाल कर दिखाया। इस दोहरे शतक से भारतीय टीम ने भी टेस्ट क्रिकेट में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। 4 लगातार टेस्ट मैचों में हिंदुस्तानी बल्लेबाजों ने दोहरा शतक जड़ा है। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में ऐसा पहली बार है कि जब लगातार 4 टेस्ट मैचों में 4 दोहरे शतक एक ही टीम की तरफ से लगे हैं। दरअसल टीम इंडिया की तरफ से टेस्ट मैचों में दोहरे शतक लगाने का सिलसिला मयंक अग्रवाल ने विशाखापट्टनम से शुरू किया था। मयंक अग्रवाल ने वाइजैग में 215 रन की पारी खेली थी। इसके बाद कप्तान विराट कोहली ने नाबाद 254 रन की पारी साउथ अफ्रीका के खिलाफ पुणे में खेली। वहीं इस सीरीज के आखिरी मैच में रोहित शर्मा ने रांची में दोहरा शतक जड़ा था, जो टेस्ट में उनका पहला दोहरा शतक था। दोहरे शतक के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मयंक अग्रवाल ने ही इसे 4 पर पहुंचा दिया। इंदौर टेस्ट मैच में मयंक अग्रवाल 243 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि इससे पहले हिंदुस्तानी टीम की तरफ से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका था। टेस्ट क्रिकेट के 100 साल से भी ज़्यादा की तारीख में हिंदुस्तानी टीम ने वो कर दिखाया है जो अभी तक कोई भी टीम नहीं कर पाई थी। ऐसा पहली बार है जब लगातार 4 टेस्ट मैचों में 4 दोहरे शतक लगे हैं। हिंदुस्तानी टीम के ओपनिंग बैट्समैन मयंक अग्रवाल ने इस मुकाबले में जुमला 330 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 28 चौके और 8 छक्कों की मदद से 243 रन बनाए। इस दौरान मयंक का स्ट्राइक रेट 73.64 रहा। टीम इंडिया की तरफ से एक पारी में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के मामले में मयंक अग्रवाल ने नवजोत सिंह सिद्धू की बराबरी कर ली, जिन्होंने एक टेस्ट पारी में 8 छक्के लगाए थे। मुल्क की बिगड़ती हुई मईशत के दरमियान टेलीकॉम सेक्टर से बुरी खबर सामने आई है। वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को बड़ा झटका लगा है। उन्हें रवां माली साल की दूसरी तिमाही में तकरीबन 74,000 करोड़ रुपए का खसारा हुआ है। इसमें वोडाफोन आइडिया ने पुराने आईनी कर्जों के लिए दूसरी तिमाही में 50,921 करोड़ रुपए का खसारा हुआ है। वहीं भारतीय एयरटेल को 23,045 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बकाया आईनी कर्जों के लिए बड़े खर्च की वजह से वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल को रवां माली साल की दूसरी तिमाही में नुकसान का सामना करना पड़ा है। वोडाफोन आइडिया ने पुराने आईनी कर्जों के लिए 25,680 करोड़ रुपए और भारतीय एयरटेल ने 28,450 करोड़ रुपए का इंतजाम किया है। वोडाफोन आइडिया की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि वो अदालत के फैसले पर नजरसानी अर्जी दाखिल करने जा रही है। कंपनी के मुताबिक उसके कारोबार का चल पाना हुकूमत की जानिब से मिलने वाली राहत और कानूनी मसाइल के मुस्बित हल पर मुनहसर करेगा। AGR पर अदालत के फैसले से टेलीकॉम मवासिलात सनत की माली हालत पर बड़े असरात पड़े हैं। AGR पर अदालत के फैसले के बाद वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और दूसरी टेली मवासिलात खिदमात दहंदगान पर हुकूमत के कुल 1,40,000 करोड़ रुपए के पुराने आईनी कर्ज बनते हैं। इसकी वजह से पूरी टेलीकॉम मवासिलात सनत में अफरा तफरी का माहौल है। बताया जा रहा है कि रिलायंस जियो के बाजार में आने के बाद से टेलीकॉम कंपनियां माली बहरान का सामना कर रही हैं और इन अरबों डॉलर का कर्जा बाकी है। मईशत की मार तकरीबन सभी सनतों पर पड़ी है। कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। इससे पहले टाटा मोटर्स को अक्टूबर-दिसंबर 2018 की तिमाही में 26,961 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। ये उस वक्त तक किसी हिंदुस्तानी कंपनी का सबसे बड़ा तिमाही खसारा था। नाजरीन, अब नजर डालते हैं कुछ मकामी खबरों पर। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने रेलवे नीलाम में साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर गिरिजन मालिया से मुलाकात करते हुए महकमे रेलवे से मुख्तलिफ ज़ेरे इल्तवा प्रोजेक्ट्स को फौरी तकमील करने की ख्वाहिश की। ओनगीर से नुमाइंदगी करने वाले रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने जनरल मैनेजर से मुत्तहदा ज़िले नलगुंडा के रेलवे कामों को जंगी खतूत पर तकमील करने की ख्वाहिश की। नडीकोटी रूट पर
डबलिंग लाइन में तब्दील करने की दरखास्त की। एमएमटीएस सर्विसेज को यादगिरी गुट्टे तक वसअत देने की ख्वाहिश की। चिटियाला श्रीपुरम रेलवे स्टेशन के दरमियान वाक़ गेट के पास रोड ओवर ब्रिज तामीर करने का मशवरा दिया। भुवनगिर जिले के रामन्नापेट रेलवे स्टेशन में तज़ीन नौ के कामों को अंजाम देने और इस स्टेशन में चेन्नई शबरीकोवा डेल्टा फास्ट पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन को तौक़ुफ़ देने की ख्वाहिश की। इसी तरह भुवनगिर रेलवे स्टेशन में सतवाहना पद्मावती कोणार्क मछलीपट्टनम एक्सप्रेस के तौक़ुफ़ की भी ख्वाहिश की। उन्होंने भुवनगिर रेलवे स्टेशन में RO वाटर प्लांट के क़याम पर जोर दिया। इसके अलावा रुकन पार्लियामेंट ने रेलवे से मुतालिक दीगर प्रोजेक्ट्स पर भी तबादला ख्याल किया, जिस पर जनरल मैनेजर ने जल्द से जल्द उनके मसाइल की यकसुई और ज़ेरे इल्तिवा प्रोजेक्ट्स की तकमील का तयक़ुन दिया। సూపర్ ఫాస్ట్ ట్రైన్ కూడా ఆగాలి అక్కడ. దాన్ని కొన్ని ట్రైన్లు వెంటనే ఆపాలని చెప్పి శాతవాళ్ళు కానీ పద్మావతి కానీ ఇంకా చాలా యాక్సిడెంట్ సంబంధించి మీటింగ్లో చర్చించడం జరిగింది. వెంటనే యాక్షన్ తీసుకుని ఆపే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటామని వారు హామీ ఇచ్చారు. ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే MMTS ఇవాళ యాదగిరి గుట్టకు ఎందరికి తెలుసు. భువనగిరికి దాదాపు రోజు 30-40 వేల మంది హైదరాబాద్కి వస్తారు. బిజినెస్ మీద జాబ్ చేసుకునే వాళ్ళు. యాదగిరి గుట్టకు 50,000-40,000 మంది వస్తారు. ఆ MMTSని గట్కేసర్ నుంచి కొత్త వరకు జంగా వరకు పొడిగించాలని చెప్పి మీటింగ్లో చెప్పడం జరిగింది. వారు ఏమన్నారంటే గతంలో స్టేట్ గవర్నమెంట్ 50% ఇస్తామని చెప్పి మేము చెప్పాము. ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్థికంగా చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నది, మేము ఇవ్వలేము, టోటల్ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంటే పెట్టాలని చెప్పి వారిని కోరినప్పుడు మీరు ఆ విధంగా చీఫ్ సెక్రటరీ గారి దగ్గర గవర్నమెంట్కి లెటర్ తీసుకురండి, డెఫినెట్గా యాదగిరిగుట్ట వరకు MMTSని ఎక్స్టెన్షన్ చేస్తామని చెప్పి వారు ఒప్పుకోవడం జరిగింది. దాంతోపాటు ఇంకా ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే గరీబ్ నగర్ భువనగిరి జంగాం నుంచి కాజీపేట మిగిలి పోతుంది. ఈవెన్ కాజీపేటలో కూడా గరీబ్ నగర్ ఆగదు. దాని మీద చాలా సీరియస్గా చెప్పారు. దాన్ని కూడా వెంటనే ఆపుతానని చెప్పి వారు మాట చేయడం జరిగింది. ఇంకొకటి PB నగర్ నడికుడి రైలు అందరికి తెలుసు. మన కంట్రీకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటి లైన్ అది 30 ఏళ్ళ కింద అయింది. దాన్ని డబులింగ్ చేసే విధంగా నల్గొండ మిర్యాలగూడ ఇవన్నీ కూడా బాగా ట్రాఫిక్ ఉన్న రూట్స్ డబులింగ్ లైన్ చేయాలని. टीआरएस पार्टी ने कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में पार्टी के अरकान पार्लियामेंट की सहूलत के लिए असली सहूलियात से लैस दफ्तर तामीर करने का फैसला किया है। इस बात का इंकशाफ आज पार्टी के कारगुजार सदर व रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामाराव ने तेलंगाना भवन में मुनक्किदा टीआरएस पार्लिमानी पार्टी के इजलास के दौरान किया। तारक रामाराव ने आज पहली मरतबा पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत की, जिसमें पार्टी के लोकसभा व राज्यसभा के अरकान ने शिरकत की। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि टीआरएस पार्टी ने रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा तमाम अजला में पार्टी दफातर की तामीर का काम शुरू किया है और वो तकरीबन तकमील के मराहिल में है। टीआरएस की जानिब से बहुत जल्द दिल्ली में पार्टी दफ्तर तामीर किया जाएगा। उन्होंने पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को मशवरा दिया कि वह दिल्ली में पार्टी के दफ्तर के तामीरी कामों के सिलसिले पर खुसूसी तवज्जो दें। KTR ने कहा कि असली सहूलियात से लैस इस दफ्तर में अरकान पार्लियामेंट को मुख्तलिफ स्कीमात और तरक्याती कामों से मुतालिक तमाम मालूमात फराहम की जाएंगी। रियासत और मरकज़ी हुकूमत की स्कीमात के अलावा तरक्याती कामों की तफसीलात वक्तन फ़ौक़तन इस पार्टी ऑफिस में दस्तियाब रहेंगी। उन्होंने कहा कि 18 नवंबर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में टीआरएस पार्टी तरजीह बुनियाद पर अवामी मसाइल को पार्लियामेंट में उठाएगी। ख़ास तौर पर मरकज़ की जानिब से तेलंगाना रियासत को जो फ़ंड्स हासिल करना है उसके हुसूल के लिए पार्लियामेंट में मौसर नुमाइंदगी की जाएगी। इसी तरह रियासत के ज़ेरे इल्तिवा प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए फ़ंड्स की इजराई पर भी मरकज़ पर दबाव डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की तंजीम जदीद बिल में तेलंगाना के साथ जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा करने के लिए पार्टी के अरकान पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा में इस मसले को उठाते हुए मरकज़ पर दबाव डालेंगे।
उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में टीआरएस पार्टी का रोल रियासत के मफादात पर मबनी होगा। मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ हुई नाइंसाफियों पर भी आवाज़ उठाई जाएगी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान रियासती हुकूमत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मरकजी हुकूमत को कई मकतूब रवाना करते हुए रियासत से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल और नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी की दरख्वास्त की थी, लेकिन मरकज़ की जानिब से तयखुन मिला, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक के मसले को दूर करने के लिए वजारत दिफा की अराजी रियासती हुकूमत के हवाले करने की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन अब तक ये मसला जूं का तूं बरकरार है। इसी तरह फार्मा सिटी को निम्स का दर्जा देने के लिए पार्टी के अरकान पार्लियामेंट मरकज़ से मौसर नुमाइंदगी करें। उन्होंने अरकान पार्लियामेंट को मशवरा दिया कि वो मरकज़ी वज़रा से नुमाइंदगियाँ करते हुए रियासत के मसाइल और ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स की तकमील पर तवज्जो दें। इजलास के आगाज़ से कबल पार्लिमानी पार्टी के लीडर व रुकन राज्यसभा डॉक्टर के केशव राव ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास की पहली मरतबा सदारत करने पर केटीआर को मुबारकबाद दी। तेलंगाना पीसीसी के नायब सदर मल्लू रवि ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो आरटीसी की यूनियन से बातचीत के अमल का फौरी आगाज़ करें, जिन्होंने आरटीसी को हुकूमत में जम कर देने से मुतालिक अपने अहम मुतालबे से आर्जी तौर पर दस्तबरदार हो गए हैं। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मल्लू रवि ने कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन की यूनियन ने एक बड़े जज्बे के तहत अपने अहम फैसले से आर्जी तौर पर दस्तबरदारी इख्तियार कर ली, जो काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि 41 दिनों से रियासत में हड़ताल चल रही है, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई रद्द अमल जाहिर नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में बातचीत के ज़रिए ही किसी भी मसले और मुतालबे को हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में आरटीसी को हुकूमत में जम कर देने का जायज़ा लेने के लिए कमेटी तश्कील दी गई, लेकिन तेलंगाना में मुलाजिमीन को बरतरफ कर देने की धमकियाँ दी जा रही हैं। कांग्रेस कायद ने कहा कि हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक मुलाजिमीन की जेएसी ने अपने अहम मुतालबे को बाजू रखते हुए हुकूमत से बातचीत के लिए आमादा हुए हैं। अब हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि वो फौरी तौर पर बातचीत का अमल शुरू करते हुए हड़ताल को ख़त्म करने की कोशिश करें। మీరు 5 సంవత్సరాల ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగి మీ పరిపాలనలోనే ఇంత ముందు ఎప్పుడు లేనంత ఎక్కువగా ప్రభుత్వ ఆఫీసుల్లో అవినీతి तेलंगाना बीजेपी के रुकन काउंसिल बी रामचंद्र राव ने कहा है कि केसीआर आरटीसी मुलाजिमीन की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम हुकूमत की हठधर्मी से परेशान है। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत ने ही मुलाजिमीन को खुदकुशी के लिए वरगलाया है। खुदकुशी करने वालों ने केसीआर को जिम्मेदार करार दिया, लेकिन उसके बावजूद भी एक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। रामचंद्र राव ने कहा कि निचली सियासत पर बीजेपी नहीं बल्कि टीआरएस उतर आई है। उन्होंने कहा कि टीआरएस कायदीन पहले इस बात का जवाब दें कि अराकीन असेंबली को किसने ख़रीदा। हुजूर नगर में इख्तिदार और रकम के बलबूते पर कामयाबी हासिल की गई। उन्होंने कहा कि कई टीआरएस अरकान असेंबली बीजेपी के राब्ते में है। इस बयान पर ज़ेर इख्तिदार पार्टी बौखलाहट का शिकार हो गई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी ही मुतबादिल है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी वज़रा स्कीमों की तारीफ़ ज़रूर करते हैं, लेकिन उन स्कीमों के पीछे हो रही बदउनवानियों के बारे में वो नहीं जानते। बहुत जल्द तमाम बदउनवानियों को मंजर आम पर लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत आरटीसी मसला हल करे, वरना इस हुकूमत को जवाल से कोई नहीं बचा पाएगा। పేపర్లో రోజు చూస్తూ ఉన్నాం. ఆర్టీసీ సంబంధించినటువంటి కుటుంబాల ఒక ఆత్మ బలిదానాలు, అదేవిధంగా మనస్తాపం చెంది గుండె జబ్బుతో గుండె ఆగిపోయి చనిపోవటాలు, అంతేకాకుండా 2 నెలల జీతాలు ఇవ్వకపోగా ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి ఒక నిర్ణయం పట్ల వారు కుటుంబాలతో పాటు ప్రజలు రవాణా సౌకర్యాన్ని కూలిపోయి అతలాకుతలం అవుతున్నటువంటి తెలంగాణలో మనం ఈరోజు నివసించే పరిస్థితి ఈ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. ఆ మధ్య ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతూ ఆర్టీసీ ఆత్మహత్యలని కూడా బీజేపీ వాళ్ళే కారణం అని చెప్పారు. అసలు నేను ఈ యొక్క ప్రభుత్వాన్ని నేను అడగదలుచుకున్నాను. మీరు ఆర్టీసీని
ఆర్టీసీ కార్మికుల్ని మళ్ళీ ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? మేము స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నాం. रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने शहर के निजाम कॉलेज में बायोटेक्नोलॉजी से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि तुलबा को रिसर्च के मैदान में आगे आने की ज़रूरत है, हर शोबे में नई ईजादात करने की ज़रूरत है। सौंदरराजन ने कहा कि उनकी शादी उस वक्त हुई जब वो MBBS साल अव्वल की तालिबा थी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी तालीम को जारी रखा और MBBS की तालीम मुकम्मल की। उन्होंने लड़कियों को मशवरा दिया कि वो शादी के बाद भी अपनी तालीम को जारी रखें। गवर्नर ने कहा कि दिन ब दिन टेक्नोलॉजी में कई तब्दीलियां आ रही हैं। हैदराबाद की एक अजीम तारीख है। यही नहीं बल्कि हैदराबाद में मेडिकल साइंस और फार्मा के शोबे में बड़े मौके हैं। उन्होंने तुलबा को मशवरा दिया कि वो बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करते हुए नई ईजादात पर तवज्जो दें। नई नई चीज़ों में मालूमात हासिल करने पर भी तवज्जो देने का मशवरा दिया। 2 रोज़ा बायोटेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस का कल इख्तिताम होने वाला है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बादशाह ने कहा है कि हज 2020 के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर है। अब तक रियासत से सिर्फ 1785 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। सहाफ़त के लिए जारी बयान में उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर से कबल रियासत के ख्वाहिशमंद दरख्वास्त गुजार ऑनलाइन तरीक़ेकार पर अपनी दरख्वास्तें दाखिल करें। उन्होंने कहा कि रियासत भर से जो 1785 दरख्वास्तें रियासती हज कमेटी को मौसूल हुई हैं, उनमें अनंतपुर ज़िले से 203, चित्तौड़ से 247, ईस्ट गोदावरी से 42, गुंटूर से 191, कड़पा से 242, कृष्णा से 153, कर्नूल से 380, नेल्लोर से 131, प्रकाशम से 76, श्रीकाकुलम से 5, विशाखापट्टनम से 62, विजयनगरम से 16 और ईस्ट गोदावरी से 37 दरख्वास्तें हासिल हुई हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वज़ीर अखिलती बहबूद चांद बादशाह ने कहा कि रियासत में मुसलमान माशी तौर पर पसमानदा हैं, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश से तवक्को के मुताबिक हज के लिए दरखास्तें मौसूल नहीं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हज के लिए हुकूमत ने माली ताउन का फैसला किया है, जिसके मुताबिक जिस दरख्वास्त गुजार की सालाना आमदनी 3 लाख से कम होगी, उन्हें 60,000 रुपये की माली इमदाद हुकूमत की जानिब से फराहम की जाएगी और जिस दरख्वास्त गुजार की सालाना आमदनी 3 लाख से ज़ायद है, उन्हें 30,000 रुपये तक की इमदाद फराहम करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि इस साल से विजयवाड़ा के गन्नावरम एयरपोर्ट से आज़मीन को रवाना करने की सहूलत हासिल हुई है। विजयवाड़ा से जाने वाले आज़मीन के लिए तमाम सहूलियात हज कमेटी की जानिब से फराहम किए जाएंगे। उन्होंने रियासत के मुसलमानों से ख्वाहिश की कि वो हज के लिए दी जाने वाली हुकूमत की माली स्कीम से मुस्तफ़ीद हों। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी के साथ पार्वतापुर में रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस की इमारत का संगे बुनियाद रखा। ये कमिश्नरेट फिल वक्त निरद मेट में किराए की इमारत में काम कर रहा है। हुकूमत ने ज़िला मेडचल मलकाजगिरी के मेडीपल्ली के करीब रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के लिए 56 एकड़ अराजी अलॉट की है, जबकि ज़िला यादाद्री भुवनगिर में AR हेडक्वार्टर्स के लिए 33 एकड़ अराजी अलॉट की गई है। इस मौके पर वुज़रा CH मल्ला रेड्डी, जगदीश्वर रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, सदर नशीद ज़िला परिषद मेडचल S चंदर रेड्डी और दीगर कायदीन मौजूद थे। తప్పకుండా ఈ తెలంగాణ స్టేట్ లో అంటే ఎవరు వస్తే బయట మంది ఇంత ముందు చాలా మంది చెప్పారు తెలంగాణ వచ్చే ముందు अरे साहब तेलंगाना आएगा तो पूरा खाली हो जाता, तेलंगाना में लोग खोल देंगे, बहुत कम हो जाएगा, कम से कम ट्रैफिक तो इजी हो जाएगा। अब तेलंगाना बनने के बाद हमारा हैदराबाद स्टेट का पॉपुलेशन जो तेजी से बढ़ रहा है, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। हमारे पास हर कोई आने के बाद यहाँ का पीस और इंडस्ट्रीज भी మా దగ్గర చాలా బాగా వస్తున్నారు। ఎందుకంటే మా దగ్గర పీస్ ఉంది అంటే డెవలప్మెంట్ ఎక్కడ వస్తాయి, ఎక్కడ పీస్ ఉంది అంటే డెవలప్ అవుతుంది, వాటర్ ఉంది అంటే డెవలప్ అవుతుంది। మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు వాటర్ కోసం చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు, చాలా మన స్టేట్ లో అంటే పీస్ కోసం చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు। తప్పకుండా ఫ్యూచర్ లో అంటే మా బాగా హైదరాబాద్ ఫ్యూచర్ అంటే చాలా మన స్టేట్ ఫ్యూచర్ బి చాలా బ్రైట్ ఉంది। మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు గోల్డెన్ తెలంగాణ చెప్తున్నారు, తప్పకుండా ఇప్పుడు బి గోల్డెన్ ఉంది, ఫ్యూచర్ లో ఇంకా గోల్డెన్ అవుతుంది। ఈ కమాండ్ కంట్రోల్ ద్వారా చాలా బాగా ఇప్పుడు నేను రచ్చకుండా కమాండ్ కంట్రోల్ బి విజిట్ చేసి వచ్చిన, బాగా అక్కడ బి చాలా కెమెరాస్ చూసి వచ్చిన। తప్పకుండా పోలీసులు అంటే న్యూ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తున్నారు। మన దగ్గర షీ టీమ్స్ ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు, మా దగ్గర స్టార్ట్ అయింది షీ టీమ్। ఇప్పుడు అదర్ స్టేట్ లో మంచి వచ్చే ఆఫీసర్, పోలీస్ ఆఫీసర్ అదర్ స్టేట్ లో వచ్చి ఇక్కడ వచ్చి విజిట్ చేసి మొత్తం ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తున్నారు, షీ టీమ్స్ ఎట్లా పని చేస్తున్నారు।
షీ టీమ్ ద్వారా చాలా మహిళలకు లాభం వచ్చింది. షీ టీమ్స్ లో అంటే కెమెరా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నారు, పర్సనల్ కెమెరా యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎక్కడెక్కడ అమ్మాయి బస్ స్టాండ్ ఉంది, లేక ఎక్కడ స్టేషన్స్ ఉంది, ఎక్కడ అమ్మాయికి హరాస్మెంట్ ఎక్కడ తీస్తున్నారు, కాలేజెస్ ఉంది. మా పోలీస్ ఆఫీసర్ అడ్రస్ లో ఉన్నారు, చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు. చాలా సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ అంటే ఉమెన్స్ కి హైదరాబాద్ లో ఉంది. ఈ సేఫ్ అండ్ సేఫ్టీ ప్లేస్ అంటే మా హైదరాబాద్ తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది. మరేం చెప్పలేదు, అది సర్వేలో డిక్లేర్ అయింది. తప్పకుండా పోలీస్ ద్వారా చాలా బాగా పేరు వచ్చింది. మా భరోసా సెంటర్ ఉంది, భరోసా సెంటర్ ద్వారా చాలా భరోసా ఉంది. ఎవరు వస్తే అంటే अजीमगढ़ बल्दिया हैदराबाद में 20 ता 29 नवंबर तक तामीराती मलबे की निकासी के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। मेयर राम मोहन ने कहा कि हाल ही में गैर इस्तेमालशुदा अशिया के हसूल के लिए चलाई गई मुहिम कामयाब रही। इस तजुर्बे के बाद तामीराती मलबे की निकासी की मुहिम चलाने का फैसला लिया गया। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में यौमिया 400 मीट्रिक टन मलबा जमा होता है, जिसको शहरी खाली जगहों पर डालते हैं या फिर सड़क के किनारे या फिर झील में डाला जाता है। इस पर काबू पाने के लिए ये मुहिम शुरू की गई है। मेयर ने बताया कि जीडी मेटला में तामीराती मलबे की रिसाइकलिंग यूनिट कायम किया गया है। फी घंटा 50 मीट्रिक टन मलबा रिसाइकलिंग होता है। यौमिया 500 मीट्रिक टन मलबे की रिसाइकलिंग की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस खुसूसी मुहिम से शहरियों को हो रही मुश्किलात में कमी हो सकती है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के डिग्री सेमेस्टर के इम्तिहानात मुलतवी हो गए हैं। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर श्रीराम वेंकटेश ने बताया कि 19 नवंबर से शुरू होने वाले डिग्री सेमेस्टर इम्तिहानात 22 नवंबर तक मुलतवी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि बीए, बीकॉम, बीएससी और बीबीए डिग्री कोर्सेज के एक फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ सेमेस्टर इम्तिहानात मुख्तलिफ वजूहात के बाद 2 मरतबा मुलतवी हो गए हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हुदूद में आने वाले खानगी कॉलेजेस इंतज़ामिया की जानिब से वक्त पर इम्तिहानी फ़ीस के दस्तावेज़ात यूनिवर्सिटी में दाखिल ना करने की वजह से सेमेस्टर इम्तिहानात को मुलतवी करना पड़ा। उन्होंने बताया कि आरटीसी हड़ताल के पेश नज़र 13 नवंबर से इम्तिहानात शुरू होने वाले थे, जो 19 को मुलतवी हो गए और अब खानगी कॉलेजेस इंतज़ामिया की दरख्वास्त पर 22 नवंबर से इम्तिहानात मुनक्किद करने का फैसला किया गया। मादापुर में वाक़ अयप्पा सोसाइटी में खानगी स्कूल की एक बस रोड डिवाइडर से टकराने के बाद उलट गई। ये वाक़या आज सुबह पेश आया। पुलिस ने बताया कि हादसे के वक्त बस में कोई भी तालिब इल्म सवार नहीं था। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या सुबह 7 बजे उस वक्त पेश आया जब अयप्पा सोसाइटी में वाक़ एक खानगी स्कूल की बस तुलबा को लेने के लिए जा रही थी। बस की रफ्तार इंतहाई तेज़ थी, जिसके नतीजे में वो ड्राइवर के काबू के बाहर हो गई और ड्राइवर से टकराने के बाद उलट गई। इस वाक़े में ड्राइवर ज़ख्मी हो गया, जिसे पुलिस ने करीबी दवाखाने में शरीक करवा दिया। माधापुर पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। भोपाल गैस मुतासरीन के लिए लड़ने वाले जहदकार व समाजी कारकुन अब्दुल जब्बार का इंतकाल हो गया। अब्दुल जब्बार कुछ अरसे से अलील थे। जुमेरात की रात एक खानगी हॉस्पिटल में वो इंतकाल कर गए। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में वाक़ यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीड़े मार अद्वियात के प्लांट से एक जहरीली गैस मीथेल आइसोकेनेट लीक हुई थी, जिसके नतीजे में 20,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए थे। इस हादसे में जहरीली गैस से कई लाख अफराद बशमूल बच्चे मुतासिर हुए थे। ताहम अब्दुल जब्बार ने इस वाक़े में मरने वाले 20,000 ख़ानदानों के मुतासरीन के लिए इंसाफ की जंग लड़ी थी। बताया गया कि इस हादसे में जब्बार के अरकान ख़ानदान भी हलाक हो गए थे और वो खुद भी जहरीली गैस से मुतासिर थे। गुंडों की हरासानी से तंग एक शख्स ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के कैंप ऑफिस के करीब आकर खुदकशी करने की धमकी दी। वो अपने साथ एक बोतल में पेट्रोल भी लाया था। ताहम पुलिस ने उसे फौरी हिरासत में ले लिया। उस शख्स ने बताया कि उसका नाम रविंदर अशोक है और वो केबल टीवी ऑपरेटर है। वो मंचिरियाल ज़िले का रहने वाला है और 2001 से तेलंगाना तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन उसने ये इल्ज़ाम लगाया कि मकामी गुंडे उसके केबल नेटवर्क नहीं चलाने दे रहे हैं। उसने कहा कि मकामी एमपी, एमएलए या कोई भी अफसर उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो खुदकशी करना चाहता है। पुलिस ने इस शख्स को तहवील में लेते हुए पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। यूं तो महाराष्ट्र में सदर राज का निफाज हो चुका है, लेकिन सियासी हलचल लम्हा ब लम्हा तेज होती जा रही है। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने पहली बार वाज़े तौर पर हुकूमत साजी से मुतालिक बयान मीडिया को दिया। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि हुकूमत बनाने का अमल शुरू हो चुका है और ये हुकूमत पूरे 5 साल तक चलेगी। उनका ये बयान बीजेपी के लिए किसी तूफान से कम नहीं है, क्योंकि बयान से इशारा मिल रहा है कि शिवसेना, एनसीपी
और कांग्रेस के दरमियान हुकूमत साजी के लिए इत्तेफाक बन गया है। शरद पवार के बयान से पहले एनसीपी के कौमी तर्जुमान नवाब मलिक के बयान ने भी इस बात का साफ इशारा दिया था कि शिवसेना के साथ उनकी बातचीत चल रही है और बहुत जल्द हुकूमत साजी के लिए कदम बढ़ाए जाएंगे। नवाब मलिक ने एक सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि शिवसेना का वज़ीर आला होगा क्या। वज़ीर आला के ओहदे को लेकर ही शिवसेना बीजेपी के दरमियान झगड़ा हुआ है, तो यकीनन वज़ीर आला शिवसेना का ही होगा। नवाब मलिक ने मजीद ये भी कहा कि शिवसेना को बेइज्जत किया गया है, उसके विखार को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। शिवसेना लीडर संजय रावत ने भी जुमे को एक बयान दिया जिससे पता चलता है कि बहुत जल्द शिवसेना एनसीपी कांग्रेस इत्तेहाद की हुकूमत महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। संजय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में कम से कम मुश्तरका प्रोग्राम के तहत हुकूमत की तश्कील होगी। उन्होंने कहा कि कम से कम मुश्तरका यानी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे फैसला लेंगे और फिर उसके बाद ये सभी के सामने रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि हुकूमत शिवसेना की क़यादत में ही बनेगी। एक सहाफ़ी ने संजय रावत से जब ये सवाल किया कि शिवसेना का वज़ीर आला 5 साल के लिए होगा या 2.5 साल के लिए शिवसेना का और 2.5 साल के लिए एनसीपी का वज़ीर आला होगा, तो उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि आने वाले 25 सालों तक शिवसेना का वज़ीर आला रहे, आप 5 साल की बात क्यों करते हो। ठिकाणी केला आणि त्या क्लबला एक वेगळा दर्जा राहील याची काळजी घेता अशा प्रकारचे चित्र दिसते। या वेळची माझी नागपूर आणि परिसराची जी भेट होती ती गेले काही दिवस मला अनेकांच्याकडून निसर्गाच्या अवकृपेमुळे या भागात लोकांना आणि विशेषतः शेती अर्थव्यवस्थेला जे त्रास झालेत, लोक संकटामध्ये आलेत आणि त्याच्याबद्दलची जी माहिती कळत होती ती माहिती घेतल्याच्या नंतर तातडीने इथे यावं असं माझी मनापासूनची इच्छा होती। पण त्याच काळामध्ये राज्यामध्ये सुद्धा काही गोष्टी घडत होत्या आणि त्यामुळे मला तेवढ्या तातडीने या ठिकाणी येता आलं नाही। पण मी काल आल्याच्या नंतर एक 10 ते 12 गावांच्यामध्ये गेलो आणि बाबू होते, आणखीन बाकीचे सहकारी होते आणि या सहकाऱ्यांच्या सह आम्ही प्रत्यक्षपणानं त्या ठिकाणची स्थिती पाहिली। फील्डमध्ये पाहिल्याच्या नंतर स्वच्छ असं दिसतंय की जी काही महत्त्वाची पिकं आहेत त्या सगळ्या पिकांचा परिणाम आहे। दिल्ली और एनसीआर में जुमे के रोज़ भी हवा का मियार काफ़ी ख़राब रहा। गुज़िश्ता 3 दिनों में इस फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से आवाम काफ़ी परेशान है। सड़क पर चलते हुए लोगों को सांस लेने में परेशानी महसूस हो रही है और आंखों में जलन भी हो रही है। यही वजह है कि लोग बहुत ज़रूरी काम होने पर ही बाहर निकल रहे हैं, वरना वो अपने घर में ही रहना पसंद कर रहे हैं। वहीं आलूदगी रोकने में नाकामी पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरियों को जुमे को तलब किया। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की सरबराही में 29 डिवीज़न बेंच ने तमाम चीफ सेक्रेटरियों को 29 नवंबर को पेश होने का हुक्म दिया। अदालत ने 25 नवंबर तक हर एक को अपने साबिका हुक्म की तामील की रिपोर्ट दाखिल करने का हुक्म दिया। बेंच ने कहा कि सिर्फ कार पर ताक जुफत पर पाबंदी से यानी ऑड इवन पर पाबंदी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो इतने मौसर नहीं हैं। उसका असर सिर्फ मुतवस्सो तबके पर पड़ता है, जबकि अमीरों के पास हर नंबर की कार होती है। अदालत ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम इन ममालिक में बहुत मजबूत और मुफ्त है, जहां ताक जुफत यानी ऑड इवन लागू होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अदालत ने मरकज़ से दिल्ली में एयर प्यूरीफायर टावर लगाने पर गौर करने को कहा। अदालती उज़्मा ने कहा कि ऑड इवन के दौरान भी सिर्फ आपने कार का इंतखाब किया, जबकि दूसरी गाड़ियाँ ज़्यादा आलूदगी का बायस बन रही हैं। दरियासना मरकज़ी आलूदगी बोर्ड ने अदालत को आगाह किया कि इसके मुताले के मुताबिक ऑड इवन से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है, जबकि दिल्ली हुकूमत ने ऑड इवन का दिफा करते हुए कहा कि इससे आलूदगी में 5.5% की कमी वाक़ई हुई है।
कांग्रेस लीडर डीके शिव कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिव कुमार की जमानत खत्म करने के लिए दायर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। समाअत के दौरान जस्टिस नरीमन ने ईडी की सरजनीश भी की। जस्टिस नरीमन ने ईडी के अफसरान से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का मुताला करने की सलाह देते हुए कहा कि हमारे फैसलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मजीद कहा कि मुल्क के शहरियों के साथ सलूक करने का ये कोई तरीका नहीं है। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की सरजनीश करते हुए कहा कि आप डीके शिव कुमार के मामले में पी चिदम्बरम की दलील पेश कर रहे हैं, ये कॉपी पेस्ट है और इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया है कि डीके शिव कुमार के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को मनसूख किया जाए। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। गौरतलब है कि 23 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिव कुमार को 25 लाख के जाती मचलके पर जमानत दी थी। इलाहाबादी हाईकोर्ट ने उन्हें हुक्म दिया था कि वह बगैर इजाज़त मुल्क से बाहर ना जाएं और तहकीकात में ताउन करें। डीके शिव कुमार 25 अक्टूबर तक अदालती तहवील में तिहाड़ जेल में बंद थे। क़ब्ल अज़ीं उनकी जमानत की दरख्वास्त ज़ैली अदालत से मुस्तरद हो गई थी। झारखंड के साबिक वज़ीर आला मधु कोड़ा फिलहाल असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को कोड़ा के मौजूदा असेंबली इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। अदालत उज़्मा ने कहा कि उनकी नाअहली का 1 साल और बचा हुआ है, ऐसे में वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई काम पर अपने आखिरी दिन पर अदालत के कमरे में सिर्फ 5 मिनट रहे और फेरिस्त में शामिल सभी मामलों पर एक साथ नोटिस जारी करने के बाद उन्होंने शुक्रिया कहा और चले गए। पुरानी रिवायत के तहत जस्टिस गोगोई के साथ आज की बेंच में मुल्क के अगले चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े भी शामिल थे। दोनों जजों के सामने आज सिर्फ 10 मुकदमे ज़ेर फेरिस्त थे। जस्टिस गोगोई ने आखिरी बार बेंच की क़यादत करते हुए कहा कि आज कोई मेंशनिंग नहीं होगी। उन्होंने सभी 10 मुकदमों के लिए एक साथ नोटिस जारी किया और शुक्रिया अदा करते हुए सीट से उठकर चले गए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर राकेश खन्ना ने उनका शुक्रिया अदा किया और मुस्तकबिल के लिए मुबारकबाद दी और कहा कि उन्होंने हमेशा इदारे और बार के लिए काम किया है। जस्टिस गोगोई ने भी उनका शुक्रिया अदा किया। जस्टिस गोगोई 17 नवंबर को मुलाजिमत से रिटायर हो रहे हैं क्योंकि हफ्ता और इतवार को अदालत की छुट्टी होती है, इसलिए उनका अदालत में आज ही आखिरी दिन है। मरकजी हुकूमत ने आज वाजे किया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर से मुतालिक मामले में फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को कोई खत नहीं लिखा। एक सरकारी तर्जुमान ने आज ट्वीट किया, अयोध्या फैसले के बारे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा गया एक नाम निहाद खत सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई खत नहीं लिखा गया है, यह खत जाली और बदनीयती पर मबनी है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म का एक नाम निहाद खत वायरल हो रहा है जिसमें मोदी ने अयोध्या फैसले के बाद जस्टिस रंजन गोगोई को मुबारकबाद दी। ढाका में हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने इस खत को जाली करार देते हुए इसकी शदीद मजम्मत की है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने भी इस पर तनकीद करते हुए इसे बांग्लादेश और हिंदुस्तान के माबीन दोस्ती को कमज़ोर करने की साजिश करार दिया। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक होने के बारे में पूरी दुनिया में शोर मचा रही मोदी हुकूमत को बताना चाहिए कि कश्मीर को मुल्क का अटूट हिस्सा बनाए रखने में ताउन करने वाले मरकजी धारे के रहनुमाओं को हिरासत में किस वजह से रखा गया है। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने जुमे को यहां पार्टी हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जम्मू कश्मीर में मरकजी धारे के सभी रहनुमा हिरासत में हैं। इन रहनुमाओं ने कश्मीर को मुल्क का हिस्सा बनाए रखने के लिए मुसलसिल काम किया है और अपना ताउन दिया है। इन रहनुमाओं को हिरासत में रखने का कोई जवाज़ नहीं है और हुकूमत को बताना चाहिए कि उन्हें किस वजह से नज़रबंद किया गया है। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है, वहाँ फ़ोन की घंटी नहीं बज रही है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं और बिजली नहीं होने से लोग परेशान हैं। मोबाइल खिदमत और मोबाइल डाटा वहाँ बंद है, लोग अपने अजीज़ों से बात नहीं कर पा रहे हैं। यूरोप के अरकान पार्लियामेंट को वहाँ भेजा जा रहा है लेकिन मुल्क के अरकान पार्लियामेंट को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। कांग्रेस तर्जुमान ने कहा कि मरकजी धारे के रहनुमाओं को हिरासत में रखने की कोई वजह नहीं है। हैरत की बात यह है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग बंद हैं, ये वही डॉक्टर अब्दुल्ला हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी की क़यादत वाली हुकूमत में मरकजी वजीर रह चुके हैं। वो लोकसभा रुकन हैं और पीर से पार्लियामेंट का सरमाई इजलास शुरू हो रहा है। डॉक्टर अब्दुल्ला मुंतखब नुमाइंदे होने की वजह से कश्मीर के लोगों की आवाज़ उठाते हैं लेकिन उन्हें आवाज़ उठाने नहीं दिया जा रहा है।
उन्हें अलहदगी पसंदों की सफ में शामिल करके हिरासत में रखा गया है। उनका एक भी ट्वीट इश्तियाल अंगेज नहीं है, फिर भी वो हिरासत में है। पिछले 103 दिनों से कश्मीर एक लॉकडाउन की स्थिति में है। पूरे देश में प्रधानमंत्री सब चंगा सी ऑल इज वेल कहते हुए घूम रहे हैं, लेकिन भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा, जिसका नाम कश्मीर है, उसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में कुछ नहीं बता रहे। न मंदिरों में घंटों की आवाज आ रही है, न आरती की मधुर वाणी सुनाई दे रही है, न मस्जिदों से आजान की आवाज आ रही है, और कह रहे हैं ऑल इज वेल। न फोन बज रहे हैं, न बिजली आ रही है, न अस्पताल में दवाई एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं, और पूरे विश्व में ढपली बजा रहे हैं कि समाधान हो गया। माना कि आपने डेटा सर्विसेज बंद कर दी, समझ में आता है, ब्रॉडबैंड क्यों बंद किया, प्रीपेड क्यों बंद किया, वो भी आजकल बिना केवाईसी के तो आपको प्रीपेड कनेक्शन मिलता ही नहीं, तो फिर क्या बात है, एसएमएस क्यों बंद है, इसका उत्तर देने के लिए कोई नहीं आ रहा। ऐसे क्या कारण है कि जो स्थापित नेता हैं, मुख्य धारा के नेता हैं, स्थापित राजनीतिक दलों के नेता हैं, उनमें से कुछ के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकारों में पहले रहे हैं, कुछ के साथ हम रहे हैं, उनको हिरासत में रखा हुआ है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट, कारण बताइए। जब सब चंगा है तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती साहिबा हिरासत में क्यों हैं? ये वही फारूक साहब हैं जो जब राम भजन गाते हैं बड़ी मधुर आवाज में या भारत माता की जय कहते हैं तो इस बात की फिक्र नहीं करते कि अलगाववादियों की क्या प्रतिक्रिया होगी, मुट्ठी भर अलगाववादियों की प्रतिक्रिया क्या होगी। आज आपने उनको इतने वर्ष, इतने दिनों से, पूरे उनके इतने वर्षों की सेवाएं भूल गए और हिरासत में रखा। हम ये जानना चाहते हैं कि परसों जो संसद में सत्र होने वाला है, क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अपनी आवाज उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क की हिफाजत करते हुए अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने दिल्ली में वाक़ सीआरपीएफ के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और उसके कारनामों का जायज़ा लिया। बाद अमीर शाह ने कहा कि आज सीआरपीएफ हेडक्वार्टर्स में सरदार पोस्ट पर मुल्क के दिफा में अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया। ये मुल्क हमेशा उनका मरहून मिन्नत रहेगा। सरदार पोस्ट पर हमारे बहादुर फौजियों की ये दास्तान शुजात पर हिंदुस्तानी को फ़ख्र से भर देती है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर दाखिला ने कहा कि कच्छ में हिंद पाक सरहद पर वाक़ सरदार पोस्ट की काबिल फ़ख्र तारीख़ को हर हिंदुस्तानी बिलखुसूस नौजवान नस्ल को जानना ज़रूरी है। पाकिस्तान की पूरी इन्फेंट्री ब्रिगेड ने 9 अप्रैल 1965 को सरदार पोस्ट पर हमला किया, जिसे हमारी सीआरपीएफ की महज 2 कंपनियों ने मुंह तोड़ जवाब देकर नाकाम कर दिया। अमित शाह ने कहा कि सीआरपीएफ के जवानों के जवाबी हमले में पाकिस्तान के 34 फौजी मारे गए और 4 को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। इस जंग में हमारे भी 8 जवान शहीद हुए। उन्होंने कहा कि दास्तान बेमिसाल है, जिससे हर किसी को तहरीक मिलती है। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के जवानों ने नामुसाइद हालात में हर मौके पर मुल्क की हिफाजत करके खिदमत और वफादारी के अपने अज़्म को पूरा किया। उन्होंने कहा कि मैं इन जवानों और उनके अहल खाना के हौसले, जज्बे और गैर मामूली बहादुरी को सलाम करता हूँ। बच्चों के साथ होने वाली जिनसी ज़्यादती पर मबनी जराइम पर खदेगुन लगाने के लिए मद्देनज़र ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक यूनिट तश्कील दी है। सीबीआई की जानिब से जुमे को जारी बयान में कहा गया कि पूरे मुल्क में बच्चों के खिलाफ बढ़ते जिनसी जराइम को रोकने के लिए यहाँ हेडक्वार्टर्स में एक ऑनलाइन बच्चों की जिनसी ज़्यादती और इस्तेहसाल से रोकथाम के लिए सीबीआई की स्पेशल क्राइम जोन के तहत तफ्तीशकार यूनिट को तश्कील दिया गया है। बुलबुल तूफान मुतासरीन तक राहत रसानी को अपनी तरजीह बताते हुए वज़ीर आला ममता बनर्जी ने राहत रसानी मुहिम में
8 घंटे से ज़ायद वक्फे तक काम करने वाले सरकारी मुलाजिमीन को इजाफी मुआवजा देने का ऐलान किया। शुमाली 24 परगना ज़िले के बशीरहाट में इंतजामिया के साथ मीटिंग में वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इसका ऐलान किया। वज़ीर आला ने मीटिंग के बाद बुलबुल तूफान से मुतासरा इलाके का भी दौरा किया। वज़ीर आला ने कहा कि तूफान से मुतासरा इलाके में राहत बचाव में मशगूल सरकारी अफसरान 8 घंटे से ज़ायद वक्फे से 12 घंटे तक काम कर रहे हैं। हुकूमत ऐसे मुलाजिमीन को इजाफी मुआवजा देगी। उन्होंने कहा कि हम तूफान से मुतासरीन के साथ हैं। बशीरहाट के इलाके में बुलबुल तूफान से 5 अफराद की मौत हो गई है। महलूकीन के अहल खाना को 2 लाख रुपए बतौर मदद देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला ने कहा कि कोलकाता में बैठकर तूफान की बर्बादी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में मजमूई तौर पर 1 लाख एकड़ ज़मीन तबाह हुई है। 1 मिलियन मकानात और इमारतें मुनहदिम हुई हैं। जल्द से जल्द इन मकानात की दोबारा तामीर की कोशिश की जाएगी। खेतों में जमा पानी निकालने में रियासती हुकूमत किसानों की मदद करेगी। मोबाइल हेल्थ टीम को वज़ीर आला ने गाँव का दौरा करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा कि 1,08,000 अफराद को राहत कैंप में रखा गया है, जो अपने आप में एक बड़ा काम है। उन्हें घर मुंतकिल करने के लिए तेज़ी से काम हो रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि बुलबुल तूफ़ान पर सियासत नहीं करने की अपील करते हुए कहा कि ये वक्त सियासत से ज़्यादा मुतासरीन की मदद करने और उन तक रिलीफ पहुँचाने का है। ममता बनर्जी ने लोगों से अपील की कि जिन लोगों के मकानात मुनहदिम हो गए हैं उन्हें अपने घरों में पनाह दें और उनकी मदद करें। छत्तीसगढ़ सरकार अब रियासत के शहरियों को 20 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सहूलत देगी। रियासती कैबिनेट की जुमे को हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया। वहीं पहले से चल रही हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत बीपीएल खानदानों को 5 लाख और दीगर खानदानों को साल भर में 50,000 रुपये तक का मुफ्त इलाज की सहूलत दी जाएगी। वज़ीर आला भूपेश बघेल के मकान पर करीब 3 घंटे तक चले इजलास के बाद वज़ीर सेहत टीएस सिंहदेव ने इसकी जानकारी दी। सिंहदेव ने बताया कि नई स्कीम में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल खानदानों के साथ ही सभी बुनियादी और अन्योदय राशन कार्ड होल्डर खानदानों को 5 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। बाकी खानदानों को 50,000 की हद तय की गई है। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने आज 5 लाख रुपए सालाना आमदनी रखने वाले खानदानों का भी डॉक्टर वाईएसआर आरोग्य श्री हेल्थ स्कीम के तहत अहाता करने के लिए अहकाम जारी किए हैं। हुकूमत ने हेल्थ कार्ड्स की इजराई के लिए रहनुमायाना खतूत भी वज़ा किए हैं। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने रवां साल अप्रैल में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान वादा किया था कि आरोग्य श्री स्कीम के तहत सालाना 5 लाख रुपए से कम आमदनी वाले खानदानों का भी अहाता किया जाएगा। जुमे को जारी करदा रहनुमायाना खतूत के मुताबिक सालाना 5 लाख रुपए या उससे कम आमदनी रखने वाले खानदानों को आरोग्य श्री हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे। ताहम आमदनी का सदाकतनामा सबूत के तौर पर पेश करना होगा। ऐसे खानदान जो 5 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, उस इनकम टैक्स रिटर्न को ही सबूत माना जाएगा। क़वायद के मुताबिक चावल हासिल करने वाले तमाम कार्ड होल्डर्स और ख़ानदान भी इस स्कीम के लिए अहल रहेंगे। सरकारी शोबे में बरसर खिदमत, आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट, जुज़बख्ती मुलाजमीन, सैनिटरी वर्कर्स के अलावा खानगी शोबे के मुलाजमीन का भी स्कीम के तहत अहाता किया जाएगा। ऐसे वजीफ़ा याब जिनकी सालाना आमदनी 5 लाख रुपए से कम होगी, वो भी स्कीम के लिए अहल रहेंगे। स्कीम के तहत दूसरे खानदानों का भी अहाता किया जाएगा जिनमें 12 एकड़ से कमतर अराजी और 35 एकड़ से कम खुश्क अराजी रखने वाले ज़मीन मालिकान को भी हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे, या फिर खुश्क और तर मिलाकर 35 एकड़ से कम अराजी रखने वाले भी हेल्थ स्कीम से इस्तेफादा कर पाएंगे। ऐसे ख़ानदान भी अहल करार दिए गए हैं जो 3000 स्क्वायर फीट अराजी के लिए बल्दिया के प्रॉपर्टी टैक्स अदा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के 2 दिनों के दौरे पर आए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जुमे को हिंद चीन सरहद पर तवांग के नज़दीक बिमला में हिंदुस्तानी अगली फ़ौजी चौकियों का मायना किया। सिंह ने ट्वीट करके कहा कि अरुणाचल प्रदेश में तवांग के नज़दीक बिमला में अगली फ़ौजी चौकियों का मायना किया और हिंदुस्तानी फ़ौज के हुक्काम और जवानों से तफसीली बातचीत की। निहायत दूर दराज और चैलेंजिंग माहौल में भी फ़ौज मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रही है। वज़ीर दिफा ने कहा कि बिमला के मेरे दौरे के दौरा मुझे ये इत्तला मिली कि हिंदुस्तानी और चीनी फ़ौज के माबीन ख्वाह सरहद पर दावेदारी के अख्तलाफात हों, लेकिन वो दोनों हकीकी कंट्रोल लाइन पर कशीदगी कम करने के लिए वाकई हिस्सास हैं। हर तरह के हालात में मैच्योरिटी का मुजाहरा करने के लिए मैं हिंदुस्तानी फ़ौज को मुबारकबाद देता हूँ। ख्याल रहे कि राजनाथ सिंह ने तवांग में जुमेरात को 11वें मित्र दिवस तकरीबात में हिस्सा लिया था।
चीन सीमा पर रहने वाले नागरिकों को सामान्य नागरिक नहीं मानता, बल्कि मैं यह मानता हूं कि यह हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट है। सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से भी इनका महत्व है। इस रूप में सीमा पर रहने वाले अपने आम नागरिकों को मैं देखता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कारगिल युद्ध के दौरान भी उन क्षेत्रों में पाकिस्तान के घुसपैठियों की पहली जानकारी देने का काम यदि किसी ने किया था तो सीमा पर रहने वाले आम नागरिकों ने ही इस बात की जानकारी दी थी कि पाकिस्तानी घुसपैठिए भारत की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं और कर चुके हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि यहाँ के सीमा पर रहने वाले लोग यह आम नागरिक नहीं हैं, बल्कि वह हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट हैं। रणनीतिक दृष्टि से उनका एक बहुत बड़ा महत्व है। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है, हम नए भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। तो नए भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह भी आवश्यक है कि देश के लोग, यहाँ का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सीएपीएफ और सेना के जवान एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। यह मैं मानता हूं केवल अरुणाचल के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। और मुझे खुशी है यहां पर आर्मी और स्थानीय लोगों के बीच भाईचारे की बुनियाद यह बेहद अच्छी है। मुझे याद है कि जब AN-32 क्रैश हुआ था और उस समय कई दिनों तक हम सब के लिए यह चिंता का विषय बना हुआ था कि AN-32 यह प्लेन कहां क्रैश हुआ है, तो जानकारी नहीं मिल पा रही थी। तो उस समय जानकारी यदि हासिल हुई है हमारे डिफेंस के और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को, तो वहां के रहने वाले लोगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि हमारा AN-32 यह प्लेन कहां पर क्रैश हुआ। बैनुल अक़वामी स्टेज पर कश्मीर का इशू उठाकर हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने पेरिस में मुनक़िद यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस में ज़बरदस्त जवाब दिया। हिंदुस्तानी वफद की क़यादत कर रही अनन्या अग्रवाल ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान पर ज़बरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मायूस कुन रवैये का नतीजा ये है कि वो एक मुल्क की शक्ल में बुरी तरह से नाकाम हो गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत कट्टर पसंद समाज और दहशतगर्दी के गहरे जड़ वाले DNA की वजह से कमज़ोर हुई है। अनन्या अग्रवाल ने कहा कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने और उसकी सियासत करने के लिए पाकिस्तान के ज़रिए यूनेस्को के गलत इस्तेमाल की सख्त मजम्मत करते हैं। अनन्या अग्रवाल ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान अंधेरों का घर है। यहाँ शोरिश पसंदाना नज़रियात, कट्टर पसंदी और दहशतगर्दी की जड़ें गहराई तक मौजूद हैं। अनन्या ने कहा कि 2018 में पाकिस्तान नाजुक मुल्क के इंडेक्स में 14वें मुकाम पर था। अनन्या ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा में दिए गए गुज़िश्ता बयानात पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके लीडर अक़वाम मुत्तहिदा के स्टेज का इस्तेमाल बरसरे आम न्यूक्लियाई जंग की तशहीर करने और दूसरे ममालिक के खिलाफ असलहों के इस्तेमाल करने के लिए करता है। सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि अगर ऐसा होता है कि दो न्यूक्लियाई असलाहों से मुज़य्यन पड़ोसियों के दरमियान आमना सामना होता है तो नतायज उनकी हदों से भी बहुत आगे होंगे। पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोलते हुए अनन्या अग्रवाल ने कहा कि ये वही पाकिस्तान है जिसके साबिक़ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने हाल ही में उसामा बिन लादेन और हक्कानी नेटवर्क जैसे दहशतगर्दों को अपने मुल्क का हीरो बताया है। अनन्या ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियती तबके के हक़ूक़ इंसानी के मुश्किल हालात में हैं, बावजूद इसके कि वो हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए गलत बयानबाजी से काम करता है। I take the floor once again to condemn and reject the fabricated falsehoods peddled by Pakistan in a statement and reiterate India's sovereignty and territorial integrity over the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. Pakistan's tiresome tale is a fake attempt overflowing with hypocrisy to hide its own pathetic and pitiable record as a nation, including its own treatment of minorities, spread of hate speech, and glorification of terrorism.
president in 2018, Pakistan ranked 14th on the Fragile States Index. Pakistan's neurotic behavior has resulted in its decline to a nearly failed state, with a weak economy, radicalized society, and deep-rooted DNA of terrorism. We condemn Pakistan's disappointing misuse of UNESCO to spew venom against India and politicize UNESCO. We sincerely hope that UNESCO membership would come together to reject such a gross misuse of the UNESCO platform. आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इन दिनों चेन स्नैचर्स का खौफ अवाम पर तारी है। शहर के गोपालापट्टनम इलाके में एक चेन स्नैचर ने कार में बैठी एक खातून के गले से 11 तोले की चेन छीनकर फरार हो गया। ये वाकया जुमेरात की शाम पेश आया। मुतासिर खातून गंगुला वरलक्ष्मी घुटनों में दर्द की वजह से कार में बैठी हुई थी, जबकि उसके शोहर एक रिश्तेदार के मकान में गए हुए थे। उसी वक्त एक चेन स्नैचर ने उनके गले से चेन खींची और फरार हो गया। पुलिस ने इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरास का फुटेज देखते हुए चोर को पकड़ने की कोशिशें तेज कर दी। हैदराबाद में वाक़ निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में काम करने वाली एक सीनियर नर्स ने आज इंस्टीट्यूट के सुपरिंटेंडेंट के दफ्तर के सामने ब्लेड से हाथ और गर्दन काटकर खुदकुशी की कोशिश की। पंजागुट्टे की पुलिस ने बताया कि 45 साला निर्मला रानी ने निम्स के एक अफसर से मुलाकात की और अपने प्रमोशन के बारे में बातचीत की। वहां से निकलने के चंद मिनट बाद उसने सुपरिंटेंडेंट के दफ्तर के पास ब्लेड से अपने हाथों और गले को जख्मी कर लिया। उसे आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। गढ़वाल जिले के जोगुलंबा डिस्ट्रिक्ट में एक कॉटन से लदी लॉरी में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि फायर इंजन को बुलवाना पड़ा, लेकिन जब तक फायर इंजन ने आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। आग की वजह से कॉटन के अलावा लॉरी को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। विशाल और शेखर जोड़ी के म्यूजिक डायरेक्टर शेखर ने 3 उबले हुए अंडों को ऑर्डर करने के बाद आए बिल को देखकर भाग खड़े हुए। इसके पहले राहुल बोस और कॉमेडियन कीकू शारदा भी ऐसे तजुर्बे शेयर कर चुके हैं। एक बिल शेयर करते हुए शेखर ने लिखा कि 3 उबले हुए अंडों के लिए 1672 रुपये 1672 रुपीज़, ये बहुत ही महंगा लंच रहा। इसके बाद ये खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। इस साल जुलाई में राहुल बोस ने उस वक्त इंटरनेट पर तूफान ला दिया था जब उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था। उसमें उन्होंने खुलासा किया था कि JW मैरियट ने उनसे 2 केले के लिए 442 रुपये 50 पैसे का टैक्स लिया है। इसी तरह बाली घूमने गए कॉमेडियन कीकू शारदा उस वक्त हैरान रह गए जब उनसे एक कॉफ़ी और चाय के लिए 78,650 इंडोनेशियन रुपए लिए गए थे। उन्होंने बिल को ट्वीट करके लिखा था कि एक कैपेचिनो और एक चाय के लिए मेरा बिल 78,650 है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि मैं बाली इंडोनेशिया में हूँ और उनकी करेंसी में ये कीमत है और हिंदुस्तानी रुपए में ये सिर्फ 400 रुपये है। इंटरनेट पर एक पपी यानी कुत्ते के बच्चे की एक तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है। इसकी 2 दुमें हैं, एक आम दूसरे कुत्तों की तरह पीछे और एक उसकी पेशानी पर। दिखने में हाथी की तरह लग रहा है। ये मिसौरी का एक कुत्ता है जो सड़क पर पड़ा हुआ मिला। ये 10 हफ्ते का है और इसकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। नाज़रीन, आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आरटीसी की हड़ताल जारी, मुलाजिमीन ने निकाली बाइक रैली, एहतजाज में पैदा होगी मजीद शिद्दत। पिछले 40 सालों में दहशतगर्दी का शिकार होने वालों में 90% मुसलमान, फ्रांस की तहकीकी मुताले में हुआ खुलासा। बाबरी मस्जिद राम मंदिर मिल्कियत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जमीयतुल उलमा दाखिल कर सकती है रिव्यू पिटीशन। मुल्क की टेलीकॉम कंपनियों को 74,000 करोड़ का खसारा,
बंद हो सकते हैं फ्री आउटगोइंग कॉल्स। और बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन मयंक अग्रवाल ने दिखाया कमाल। मयंक की डबल सेंचुरी से टीम इंडिया ने बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।